डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त काल, भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के बारे में। भारतीय इतिहासकारों ने और विदेशी इतिहासकारों ने गुप्त काल की भूरी भूरी प्रशंसा की है और संक्षेप में इसको प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। कई इतिहासकार इसे हिंदू पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल में हिंदू धर्म का पुनर्जन्म हुआ था। हिंदू धर्म जो कि कई शताब्दियों से पतन की कगार तक पहुंच चुका था, इस युग में एक बार फिर से अपनी ध्वजा फहराने में कामयाब हुआ और इस धर्म के पुनर्जन्म के लिए गुप्त वंश के राजाओं का योगदान जो है वो माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है गुप्त काल को, क्योंकि इस काल में व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, भवन निर्माण कला, चित्रकला, मूर्तिकला, सिक्के बनाने की कला, सामाजिक और धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में अद्वितीय उन्नति हुई। उस समय लोग बहुत समृद्ध थे, राज्य में पूर्ण शांति थी। इन कारणों से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या विशेषताएं थी इस काल की? सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट करके हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि क्यों गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है, उसका पहला कारण या पहली विशेषता जो है वो हम डिस्कस करते हैं। और पहला जो श्रेय मिलता है वो है राजनीतिक एकता के लिए। गुप्त साम्राज्य की प्रथम महान सफलता जिसने उनके शासनकाल को सुनहरी युग कहलाने के योग्य बनाया था, वह थी गुप्त शासकों द्वारा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना। आप लोगों को बताया जा चुका है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था और ऐसी स्थिति का लाभ उठा करके विदेशी शक्तियों शक, हूण, कुषाण ये भारत के काफ़ी हिस्सों में अधिकार कर चुके थे। इस प्रकार भारत की जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो हमें देखने को मिलती है मौर्य काल के बाद की। इस बात का श्रेय गुप्त शासकों और विशेष तौर पर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दिया जाता है कि उन्होंने न केवल भारत में से विदेशी शक्तियों को ही नष्ट किया, अपितु एक विशाल और मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। तो परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से यह युग प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण युग के रूप में, और क्योंकि शांति और स्थिरता थी इसलिए इसको स्वर्ण युग कहना उचित है। इसी तरह से अच्छी शासन व्यवस्था ये गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता है। गुप्त राजा महान शासन प्रबंधक थे। वे अपना शासन धर्मशास्त्रों के अनुसार चलाते थे। प्रजा का कल्याण करना वह अपना परम कर्तव्य समझते थे। इसी कारण प्रजा राजाओं की देवताओं की भांति पूजा करती थी। गुप्त राजा बहुत न्यायप्रिय थे। शासन प्रबंध उत्तम ढंग से चलाने के लिए राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा हुआ था और वहाँ योग्य कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। कर बहुत कम लगाए जाते थे लोगों पर और जो दंड थे वो भी बहुत ही नरम दिए जाते थे। परंतु ऐसा होने पर भी राज्य में अपराध बहुत कम होते थे। उनका शासन प्रबंध थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आने वाली कई शताब्दियों तक भारत के विभिन्न राजाओं रजवाड़ों ने अपनाया था। तो इसलिए अच्छी शासन व्यवस्था भी ये सिद्ध करती है कि गुप्त वंश भारत के इतिहास का स्वर्ण युग था। इसके अलावा तीसरी विशेषता है स्वर्ण युग कहलाने की, और वो है विज्ञान में उन्नति। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस युग में हुए और सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक इस काल का जो था वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी। इस काल का एक और विख्यात वैज्ञानिक था वराह मिहिर। उसने पंच सिद्धांतिका और बृहद
संहिता नामक विख्यात पुस्तकों की रचना की थी और इन पुस्तकों में खगोल विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के संबंध में प्रकाश डाला गया था। ब्रह्मगुप्त एक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक था इस काल का। उसने पहली बार न्यूटन के प्रसिद्ध आकर्षण शक्ति का उल्लेख गुप्त काल में किया था। गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी इस काल के विख्यात चिकित्सक थे और उन्होंने बहुत से रोगों का निदान भी ढूंढा। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में जो उन्नति हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है, वैसी उन्नति न तो पहले देखी गई थी न उसके पश्चात। तो हम मान सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी, विज्ञान के क्षेत्र की दृष्टि से भी गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। अगला क्षेत्र है साहित्य। साहित्य की जो उन्नति हुई है इस काल में वो भी उल्लेखनीय है। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई। इस काल में संस्कृत भाषा ने अपनी उन्नति के शिखर को छुआ। इस काल में कई महान विद्वान, कवि और नाटककार उत्पन्न हुए और सबसे चमकता हुआ नाम इस युग का जो था वो था कालिदास। वह संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। कालिदास के अलावा विशाखदत्त एक अन्य प्रसिद्ध लेखक इस काल में हुए। शूद्रक एक और प्रसिद्ध लेखक थे। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस जैसे ग्रंथ लिखे, तो शूद्रक ने मृच्छकटिक जैसे ग्रंथ जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो लिखे। इसी तरह से अमर सिंह इस युग का एक और लेखक था जिसने अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। विष्णु शर्मा इस काल का एक और प्रसिद्ध लेखक था जिसने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी जो आज भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इस काल में अधिकांश बौद्ध साहित्य हालांकि पाली भाषा में लिखा गया, लेकिन संस्कृत अपने उन्नति के शिखर तक पहुंच चुकी थी। दक्षिण भारत में भी तमिल भाषा में अनेक प्रकार के साहित्य जो था वो लिखा गया। तो कुल मिलाकर के जो दक्षिण भारत का जो तमिल साहित्य था उसको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये हम मान सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भी जो उन्नति गुप्त काल में देखी गई वैसी न तो पहले थी न उसके बाद में देखी गई। व्यापार और वाणिज्य में उन्नति, ये अगला क्षेत्र है और ये सिद्ध करते हैं, ये सारी विशेषताएं सिद्ध करती हैं कि गुप्त काल भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग था। व्यापार और वाणिज्य में उन्नति। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े बड़े नगरों तथा प्रसिद्ध बंदरगाहों को सड़क मार्गों से जोड़ा गया था। व्यापारियों और यात्रियों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। गुप्त काल के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र जो थे वो बहुत ही याद रखने योग्य नाम है। पाटलिपुत्र जिसको आजकल पटना कहा जाता है, मथुरा, वैशाली, उज्जैन, ताम्रलिप्त जो कोलकाता के पास था, कौशाम्बी और बनारस। बनारस मीन्स काशी, वाराणसी जिसको आजकल कहा जाता है। ताम्रलिप्त, चोल, भारूकच, कैम्बे तथा कल्याण उस समय की प्रसिद्ध बंदरगाहें थी। इन बंदरगाहों से श्रीलंका, चीन, अरब, ईरान, मिस्र, यूनान, रोम, सीरिया आदि देशों को सामान भारी मात्रा में भेजा जाता था। भारत मुख्य रूप से सूती तथा रेशमी कपड़ा, औषधियाँ, गर्म मसाले, नील, नारियल और हाथीदांत से निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता था। निर्यात हमारे पक्ष में था, इसलिए भारत समृद्ध था। तो व्यापार में हुई उन्नति के कारण भी इस युग को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अब है अगला क्षेत्र कला का क्षेत्र, यानी विभिन्न प्रकार की कलाओं में जो विकास हुआ वो भी अद्वितीय था। अजंता तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी ने गुप्त काल को अमर बना दिया है। इनमें मनुष्य के विभिन्न भावों को दर्शाने वाले पशु पक्षियों, बेल बूटों आदि से के बड़े ही आकर्षक नमूने बनाए गए हैं। ये चित्र बिल्कुल सजीव लगते हैं। महात्मा बुद्ध, भगवान विष्णु, शिव, सूर्य आदि देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ देखकर इस बात का सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि मूर्तिकला भी उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। वास्तव में गुप्त काल की गांधार कला कुषाण काल की कला से भी अधिक उन्नत थी। भवन निर्माण कला भी काफ़ी विकसित थी।
मथुरा का शिव मंदिर, तेगुआ का विष्णु मंदिर और भितरी गांव के मंदिर भवन निर्माण कला के क्षेत्र में हुई असाधारण प्रगति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस काल में सिक्के बनाने की कला और धातु के क्षेत्रों में हुई धातु कला के क्षेत्रों में जो उन्नति हुई वो आश्चर्यजनक है। गुप्त काल के सिक्के भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ सिक्के माने जाते हैं और धातु विज्ञान में लौह स्तंभ और इस तरह के जो स्तंभ बनाए गए हैं विभिन्न धातुओं के, उनमें जो उनकी जो कला है और उनको किस तरह से ढाला गया है और उनकी जो पॉलिश, उनके ऊपर जो पॉलिश की गई है वो सचमुच में ही आश्चर्यचकित करने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल कला के क्षेत्र में भी स्वर्ण युग माना जाता है। अगला एक और क्षेत्र है वो है धार्मिक क्षेत्र। गुप्त काल में हिंदू धर्म की पुनर्जागृति हुई। आप लोग समझ सकते हो कि महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म को बहुत सारे भारतीय राजाओं ने अपनाया था, जिसमें अशोक, कनिष्क जैसे राजा भी थे जिन्होंने अपने सारे साधन और शक्ति बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दी थी। पूरा भारत हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्धमय बनता जा रहा था। हिंदू धर्म पतन की कगार में पहुंच चुका था, लेकिन गुप्त काल में हिंदू धर्म ने अपने स्वर्णिम गौरव को पुनः प्राप्त किया। हिंदू धर्म को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए गुप्त राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं की स्मृति में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, उनमें अत्यंत सुंदर मूर्तियां स्थापित की। उन्होंने स्वयं हिंदू धर्म को अपनाया और प्रजा ने भी उनका अनुसरण किया। हिंदू धर्म ग्रंथों में संशोधन किए गए, हिंदू धर्म में प्रचलित सभी अंधविश्वासों को दूर किया गया, यहाँ तक कि विदेशियों को भी हिंदू धर्म में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। तो इस तरह से हिंदू धर्म का पुनर्जागरण गुप्त काल में हुआ। तो इस दृष्टि से भी गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। एक और क्षेत्र धार्मिक सहनशीलता का युग। बेशक गुप्त राजा हिंदू थे और हिंदू धर्म का उन्होंने उत्थान किया, हिंदू धर्म अपनी उन्नति करता चला गया इस युग में, लेकिन गुप्त राजा बहुत महान थे। वे हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे, फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति धारण की। गुप्त काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी प्रचलित थे। गुप्त शासकों ने योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की, किसी तरह का धार्मिक भेदभाव उन्होंने अपनी प्रजा के साथ नहीं किया। समुद्रगुप्त के दरबार में असंग और वसुबंधु जैसे बौद्ध विद्वान भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति अमरकौंड देव बौद्ध था। गुप्त काल में कई बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया। तो ये इन बातों से हमें पता चलता है कि गुप्त काल धार्मिक सहनशीलता का युग था। अगला सामाजिक क्षेत्र में उन्नति। गुप्त काल में लोगों का सामाजिक जीवन बहुत उन्नत था। चीनी यात्री फाहियान जो इस काल में भारत आया था, वो लिखता है, ना कोई जीव हत्या करता था, ना कोई मद्यपान करता था और ना ही कोई मांस तथा लहसुन का प्रयोग करता था। केवल चंडाल लोग पशु पक्षियों का मांस खाते थे और वे नगरों से बाहर रहते थे। लोग ईमानदार, दयालु और दानी थे। धनवान लोग निर्धनों के लिए अस्पताल और विश्राम गृह बनाते थे। यहाँ उनकी चिकित्सा और भोजन आदि की भी उचित व्यवस्था की जाती थी। तो हमारा समाज समरसता का उदाहरण प्रस्तुत करता है और नैतिकता के हिसाब से अपनी उन्नति के चरम सीमा पर जो था वो गुप्त काल में देखा जाता है। एक और कारण जो हमें गुप्त काल को स्वर्ण युग कहलाने के लिए जो विशेषता है, जो स्वर्ण युग मानने के लिए हमें मजबूर करती है, वो है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार। गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में भारतीय प्रचारकों तथा व्यापारियों ने पूर्वी द्वीपों जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो आदि एशियाई देशों के लोगों को अपने रंग में रंगा। आज भी पूर्वी एशियाई देशों के लोग भारतीय त्योहारों और उत्सवों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भारतीयों के लिए यह बहुत गर्व की बात है। तो पूरे भारतीय संस्कृति को एशिया के विभिन्न देशों में गुप्त काल में पहुंचाया गया। तो इस वजह से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में गुप्त काल को माना जाता है। आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद।